Welcome, welcome, welcome to our channel Zenduka Learnings. Hare Krishna to all my beloved and lovely students. आज का ये वीडियो सीए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है। बस मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स का आज के इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है। सीए फाइनल में इंडेस 116 है कोर्स में, लीज अकाउंटिंग पर जो एप्लीकेबल है उसमें एक टॉपिक है सेल एंड लीज बैक। हम आज उस टॉपिक सेल एंड लीज बैक का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टडी मटेरियल में भी है, प्रीवियस एग्जाम्स में भी आया हुआ है, एमटीपी आरटीपी सब जगह आपको मिलेगा। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम यहाँ पे आज उसको समझने वाले हैं, मैं आपको समझाने वाला हूं। जनता की विशेष मांग पर यह क्वेश्चन हम आज करेंगे यहां पर। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि हम कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करेंगे, इंडेस 116 का प्रोविजन भी रिवाइज करेंगे, बिल्कुल फिट हो जाएगा आपके दिमाग में। और ये क्वेश्चन तो करेंगे, साथ में जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे तो उससे आपको जो एग्जाम में कुछ नए एडजस्टमेंट आ सकते हैं वो भी सॉल्व करने में आपको सहायता मिलेगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेल एंड लीज बैक का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक बात और मैं यहां बता दूं कि जो सीए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंडेस 116 पढ़ लिया उनको तो करना ही है रिवाइज इस क्वेश्चन को, उनको तो बिल्कुल दिमाग में बस जाएगा ये क्वेश्चन आज। लेकिन जो जिन्होंने इंडेस 116 अभी नहीं पढ़ा है तो वो या तो अभी ये वीडियो ना देखें, और अगर देख भी रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल के स्टूडेंट है, आपको बात समझ में आएगी और आपके लिए बेनिफिट ही होगा इससे। चलिए तो आगे बढ़ रहे हैं फटाफट से। इलस्ट्रेशन 45 स्टडी मटेरियल का हम लोग निकाल रहे हैं। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन। देखिए क्या है, ध्यान दीजिए। एक एंटिटी ने बिल्डिंग बेची है तो बेचने वाला हो गया सेलर और खरीदने वाला हो गया बायर। नॉर्मल सेल ट्रांजैक्शन है। लेकिन ये पढ़ रहे हैं हम सेल एंड लीज बैक। मैंने आपको कोई एसेट बेची, सेल, एंड लीज बैक वही एसेट मैंने आपसे वापस लीज पर ले ली, ठीक है। तो यहां पर भी बायर ने वो बिल्डिंग वापस से उसी सेलर को जिससे उसने खरीदी है वो बिल्डिंग वापस लीज पर दे दी। तो जो सेलर था वो वापस लेसी बन गया और जो बायर था वो लेसर बन गया। सेल एंड लीज बैक। इसमें दो पार्टीज थी, वैसे तो दो हीरो थे फिल्म में, है ना। अगर परचेज सेल का ट्रांजैक्शन है तो दो पार्टीज दो हीरो सेलर बायर, अगर लीज का ट्रांजैक्शन है तो दो पार्टी दो हीरो लेसर लेसी। लेकिन यहां पर तो जो सेलर है वो लेसी भी है, जो बायर है वो लेसर भी है, मतलब हीरो तो दो ही है पर दोनों का डबल रोल है। सेल एंड लीज बैक ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन 30 लाख रुपए में एसेट बेची है, इसकी बुक वैल्यू 15 लाख है और सवाल में नीचे फेयर वैल्यू भी दे रखी 27 लाख। वो क्यों दे रखी है उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन हां, अगर मैं नॉर्मली सेल की बात करूं, केवल सेल अभी लीज की तो बात ही नहीं, 15 लाख के एसेट को 30 लाख में बेचा तो 15 लाख का प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर उसकी फेयर वैल्यू 27 लाख रुपए थी, 27 लाख, तो वो 27 में बिकनी थी तो भी 12 का प्रॉफिट तो हुआ। 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा प्राइस दी गई है। तो बायर ने ऐसा क्यों किया, एक्स्ट्रा प्राइस क्यों दी? अरे भाई 27 के एसेट कोई 30 में क्यों खरीद रहा है? ये सोचने वाली बातें हैं, अभी करते हैं। और ये वापस जो लीज बैक हुआ है ये 2 लाख रुपए के रेंटल पे हुआ है। हर साल लेसी जो है, जो सेलर था, उसको हर साल बायर लेसर को 2 लाख रुपए साल के देना है। 20 साल लीज टर्म है, ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब एक बात और समझें, ये जो इसका इस क्वेश्चन का जो ये वाला जो थर्ड पैराग्राफ है सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके पहले एक बात और कर लेते हैं। इंटरेस्ट रेट 12% का दे रखा है, ठीक है, अपनी जगह है। अब लेसी की बुक्स में अकाउंटिंग, जो सेलर भी है और लेसी भी है, लेसी की बुक्स में जब हम लीज ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग करते हैं तो इंडेस 116 कहता है भैया कोई क्लासिफिकेशन नहीं करना, कोई ऑपरेटिंग फाइनेंस लीज नहीं है। लेकिन लेसर की बुक्स में अगर लीज ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग होती है तो आपको पहले लीज ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करना पड़ता है कि वो ऑपरेटिंग लीज है या फाइनेंस लीज है। तो वो भी लफड़ा खत्म है। इस क्वेश्चन में बोल दिया भैया बायर के लिए वो बिल्डिंग जो उसने वापस लीज पर दी है वो क्लासिफाई करेगा ऑपरेटिंग लीज की तरह, ये भी ठीक है। और जो है इसके बाद जो है हमसे पूछ रहे हैं कि भाई सेलर लेसी की बुक्स में अकाउंटिंग भी बतानी है और बायर लेसर की बुक्स में भी अकाउंटिंग हमें बतानी है, ठीक है। तो ये सेल एंड लीज बैक का सवाल है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ ये है। अब ये क्या है वो समझे। कॉन्सेप्ट इसलिए जरूरी कि एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग में बात फिट होनी चाहिए। ध्यान से समझें। इंडेस 116 कहता है कि आप जब भी सेल एंड लीज बैक का ट्रांजेक्शन होगा तो आपको उसको पहले जो है देखना पड़ेगा, उसको दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा। कैसे दो हिस्से, समझना। जैसे मैंने भी कहा था, शक की बात है कि यार वो असेट मुझे अगर वापस लीज पे चाहिए थी तो मैंने बेची क्यों? तो ये सेल एंड लीज बैक का एक पर्पस मालूम क्या हो सकता है? प्योरली फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग मतलब लोन लेना। सर मतलब मुझे पैसे की जरूरत है तो सर, तो मेरे को कोई लोन नहीं दे रहा था, कहीं से पैसे मेरे पास कैपिटल नहीं थी, तो मैंने क्या करा, किसी को अपनी एसेट दी,
ठीक है ना, गिरवी रखी उसके पास और वो उसके बदले मैंने उससे लोन ले लिया। तो ये मॉर्गेज एंड लीज बैक है, लेकिन यहां पर इसको बोला जा रहा है सेल एंड लीज बैक। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में सेल नहीं हुई है। जो व्यक्ति सेल करने नहीं निकला था, मेरी जरूरत सिर्फ पैसा थी, मजबूरी थी, मैं क्या करता, मुझे पैसा चाहिए था, सामने वाला मान नहीं रहा था, तो मैंने उसको बोला एक काम कर भाई, ये असेट एक बार तू खरीद ले और फिर मुझे वापस लीज पे दे दे। क्योंकि मान लीजिए वो मेरे पास ट्रक है और मेरा अनाज का बिजनेस है, तो ट्रक मेरे बिजनेस में यूज होता है। अब मैं किसी से पैसे मांगने जा रहा हूं, ठीक है ना, तो वो उसने मुझे लीज पे वापस क्यों दिया? क्योंकि उसका उसका मान लीजिए सामने बायर का मेडिकल का बिजनेस है, मेडिकल रिटेल का बिजनेस है, तो वो ट्रक का क्या करेगा? उसने बोला भाई साहब मैं ट्रक का करूंगा क्या? मैंने कहा भाई साहब ट्रक नहीं, मेरे को पैसे की जरूरत है यार, भाई साहब आप तो ये ट्रक मुझसे ले लो, एक तरीके से मैं बेच रहा हूं और मैं आपको उसे वापस ही किराए पर ले लूंगा, तो मेरे काम भी आता रहेगा, आपको रेंटल भी मिलता रहेगा, और आपने जो मुझे पैसा दिया है इसके बदले में वो लोन के रूप में मैं चुका दूंगा आपके। ठीक है ना? तो ये प्योरली फाइनेंसिंग नेचर का है। देखिए एक बात को समझना, जितने भी इंडेज बने हुए हैं वो बने एक सिद्धांत पे, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ट्रांजैक्शन का सब्सटेंस यानी रियलिटी देखनी है, किस रूप में दिख रहा है वो नहीं देखना है। रूप तो फॉर्म तो ये दिख रहा है कि मैंने एसेट बेची और वापस लीज पे ली, पर वाकई में ऐसा था ही नहीं, मुझे तो पैसे की जरूरत थी। तो इन सब्सटेंस ये फाइनेंस का ट्रांजैक्शन है। तो इंडेज 116 कहता है, सुनना ध्यान से, कि अगर सेल एंड लीज बैक का ट्रांजैक्शन हुआ है और वो प्योरली फाइनेंसिंग नेचर का ट्रांजैक्शन है, सेलर लेसी को पैसे की जरूरत थी, उसने इसलिए उसने ये कारनामा किया है, तो फिर इन एक तरीके से बायर लेसर ने कोई एसेट खरीदी बेच नहीं है, आपने कुछ बेचा नहीं है, वो तो लोन के कारण हुआ है ऐसा। तो सामने वाले ने लोन दिया, उसके लिए लोन एसेट है, आपने लोन लिया है, आपके लिए लोन लायबिलिटी है, फाइनेंशियल एसेट फाइनेंशियल लायबिलिटी यानी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तो इस पर तो इंडेस 109 लग जाएगा, 116 लगेगा ही नहीं। इंडेस 116 की कोई बात ही नहीं है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लगेगा, फाइनेंशियल एसेट, लोन लिया एसेट, लोन दिया लायबिलिटी, फाइनेंशियल एसेट फाइनेंशियल लायबिलिटी, तो लोन लेने देने की अकाउंटिंग होगी और वो इंडेस 109 से होती है, ना कि यहां पर 116 से। 116 तो तब है जब, तो सर और कौन सा केस बनेगा? दूसरा केस कि नहीं साहब मेरे को जो है ना पैसे की जरूरत नहीं थी, फिर भी मेरे दिमाग में खुराफात जागी, मैंने तो एसेट इसको बेची और फिर लीज पे ली। अरे सर ऐसा किया क्यों? कुछ भी कारण हो सकता है, मेरे पास ट्रक है, अब लोगों को मैं दिखाना नहीं चाहता कि मैं ओनर हूं इस ट्रक का, अरे लोगों की नजर लगती है, घोर कलयुग है ना, तो मैं लोगों की नजर लगती है, तो मैंने सोचा भाई, मैंने मेरे दोस्त से बोला, मेरे भाई यार तेरे पास पैसा, तू खरीद ले इसको। अरे बोले मैं करूंगा क्या यार, मेरा तो मेडिकल का बिजनेस है, मैं क्या करूंगा इसे खरीद के? मैंने कहा भाई खरीद के तू वापस मुझे किराए पर दे दे यार, मैं दिखाना, मैं लोगों को ये बताना चाहता हूं मैंने तो किराए पे ले रखा है, कुछ नहीं है अपने पास। तो ठीक है भैया, सेल एंड लीज बैक कर लिया, हुआ कि नहीं? तो उस केस में यहां पर एग्जैक्टली पहले सेल हुई है और फिर मेरे को पैसे की जरूरत नहीं थी, फाइनेंसिंग नेचर नहीं था, एग्जैक्टली सेल हुई है, इन सब्सटेंस वो सेल है और फिर लीज बैक हुआ है। तो इसलिए इंडेस, और सेल क्या होता है? रेवेन्यू, रेवेन्यू रिकॉग्निशन एस 9 से होता था और अब इंडेस 115 से होता है, एस 9 इंटर में पढ़ते हैं आप। तो इंडेस 115 एस 9 जो था, इंडेस 115 है रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, तो उसमें सेल्स की कंडीशन दी हुई है। तो ये थर्ड पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है कि हाँ थर्ड पैराग्राफ उसी पर है कि भैया जो भी इस सेल की जो बिल्डिंग को आपने बेचा है ना, तो जो भी सेलर बायर की जो सेल कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन होनी चाहिए, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, कंट्रोल ट्रांसफर हो गया, वो सब कंडीशन पूरी हो गई है। मतलब इस सेल एंड लीज बैक के ट्रांजैक्शन पे 109 नहीं लगेगा, क्योंकि ये सेल एंड लीज बैक फाइनेंसिंग के लिए नहीं हुआ है, ये वाकई में एक्चुअल सेल है और फिर लीज बैक है। तो सर इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? इंडेक्स 116 से होगी। सर कैसे होगी? अरे कैसे क्या होगी, मैं सेलर हूं, पहले सेल की अकाउंटिंग करूंगा, सामने वाला बायर है, बायर की अकाउंटिंग करेगा, और फिर वो लेसर है तो लेसर की अकाउंटिंग करेगा ऑपरेटिंग एंड फाइनेंस के हिसाब से, और फिर मैं लेसी हूं तो लीज की अकाउंटिंग करूंगा। होना वही है, लेकिन कैसे 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 वो देखना है। अब हम थोड़ी ही देर में पूरे कॉन्सेप्ट के साथ इस क्वेश्चन को समझ लेंगे, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए, मैं हमेशा सबसे एक ही बात कहता हूं कि भैया अमाउंट छोड़ो, कैलकुलेशन छोड़ो, कॉन्सेप्ट के हिसाब से पहले एंट्री सोचो, अकाउंटिंग एंट्री सोचो। तो एंट्री क्या होगी? सर बिल्कुल सिंपल एंट्री होगी। मैंने कहा क्या? बोले सर पहले तो बिल्डिंग बेची आपने, पहले सेलर लेसी की बात कर रहा हूं मैं, जो सेलर है और लेसी भी है उसकी बुक्स में। सर एंट्री क्या होगी? मैंने कहा भैया एसेट बेची है, हाँ, तो बिल्डिंग नाम की एसेट चली गई क्रेडिट, हाँ सर। कैश नाम की एसेट आ गई डेबिट, बिल्कुल सही है सर। और अगर प्रॉफिट हुआ है तो टू प्रॉफिट, लॉस हुआ है तो लॉस डेबिट होगा। सर इस सवाल में तो प्रॉफिट हुआ है, अमाउंट छोड़ो, अमाउंट पे मत जाओ, अमाउंट अभी मत देखो, वहां कंफ्यूजन आ जाएगा। तो टू प्रॉफिट है, गेन जो है, गेन हुआ है बिल्डिंग ट्रांसफर करने पे, तो गेन भी आएगा। हाँ सर ये तो बिल्कुल सही है, ये देखो कैश डेबिट, बिल्डिंग क्रेडिट, गेन क्रेडिट, अमाउंट है।
और सर ये तो बेचने की, लीज पे भी तो लीज ने लेसी ने, हाँ तो लीज पे ली है तो उसके बदले में लीज पेमेंट देगा, तो लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। तो यहां पर देखिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी लिखा है, मैं यहां पर लाइबिलिटी वर्ड लिख रहा हूं, लाइबिलिटी क्रेडिट होगी, है ना। और इसको वही बिल्डिंग यूज करने का अधिकार मिला, तो उसको हम कहते हैं राउ असेट्स, राइट ऑफ यूज असेट। एस पर एस इंड एस 116, लेसी जब लीज पर असेट लेता है तो उसकी लाइबिलिटी बढ़ जाती है क्रेडिट, और उसके पास जो असेट आती है, असेट आई है पर वो असेट उसकी ओनरशिप नहीं है, उसको असेट को यूज करने का अधिकार आया है, तो वो राउ असेट्स होता है। तो सबसे पहले आपको आना चाहिए हाउ टू मेक द एंट्री, ये कंपाउंड एंट्री बन गई, कैश नाम की असेट बढ़ गई डेबिट, बिल्डिंग नाम की असेट चली गई क्रेडिट, गेन हुआ क्रेडिट, और साथ में यही वापस से लीज होकर आई, वापस से नाम बदल के आई है, देखिए हाँ बिल्कुल, जाने वाली एसेट बिल्डिंग थी, आने वाली भी है तो बिल्डिंग ही, आपके पास से गई तो बिल्डिंग है लेकिन आई भी बिल्डिंग है, बिल्डिंग आपकी ओनर, बिल्डिंग का आरो नाम बदल के आई, राउ असेट्स, वो यूज करने का अधिकार आपके पास आया है। बिल्कुल जैसे पुनर्जन्म होता है ना, वैसे पुनर्जन्म हुआ है। पर पुनर्जन्म में तो क्या होता है कि कई बार जैसे ओम शांति ओम देखी थी, शाहरुख खान मरता है, शाहरुख खान ही आ जाता है, चेहरा वही रहता है, नाम वही है ना, ओम ठीक है ना। लेकिन कई, एक पुरानी फिल्म भी थी, एक हसीना थी एक दीवाना था गाना था, उसमें वो कर्ज मूवी थी, उसमें मरने वाला हीरो की शक्ल अलग होती है और आने जो पुनर्जन्म होता है वो ऋषि कपूर हो जाता है, चेहरा बदल जाता है। तो खैर चेहरा बदल गया, तो जाने वाली एसेट बिल्डिंग है और आने वाली एसेट वही बिल्डिंग है पर नाम बदल के आई राउ असेट्स, तो राउ असेट्स डेबिट हो गई। तो पहले एंट्री आप समझ लें कि क्या डेबिट क्या क्रेडिट। अब देखिए अमाउंट में भी जितनी क्लैरिटी जो इजीली हो जाए पहले करना चाहिए। कैश नाम की एसेट बढ़ गई कितने से, 30 लाख से, बिल्कुल ठीक है। बिल्डिंग बुक्स में 15 लाख की थी, बिल्डिंग क्रेडिट हो गई 15 लाख से, ये दो अमाउंट में कोई डाउट नहीं। अब इंडेस 116 शुरू होता है, यहां से अकाउंटिंग बताना, और आगे से इंडेस 116 कहता है भाई साहब मैं तो फेयर वैल्यू पे चलूंगा, मैं तो फेयर वैल्यू ही मानूंगा। मैंने कहा भैया इसका मतलब ये है कि तुमने एसेट कितने की थी, बुक्स में 15 की, फेयर वैल्यू क्या थी 27, खरीदने वाले ने कितने में खरीदी 30 में, नो मैं तो मानूंगा भैया 27 में ही खरीदी। अरे सर तो जो ऊपर से 3 लाख एक्स्ट्रा आए वो ये माना जाएगा कि बायर ने एडिशनल पैसा लोन के रूप में दिया है, फाइनेंसिंग की है, ये फाइनेंसिंग है तो लोन देने वाले के लिए एसेट, लोन देने वाले के लिए फिर लायबिलिटी, वो फाइनेंशियल लायबिलिटी जाएगी, उस 3 लाख की अकाउंटिंग इंडेस 109 से होगी। कैसे होगी वो भी मैं थोड़ा समझा दूंगा अभी आपको, ठीक है। तो यहां पर 3 लाख रुपए जो हैं वो लोन है भैया। ओ माय गॉड सर, तो अब क्या होगा? मैंने कहा भैया देखो, इसीलिए अब ध्यान से सुनना, कैश नाम की एसेट बढ़ गई डेबिट 30 लाख, बिल्डिंग नाम की एसेट बुक से चली गई 15 लाख। अब लाइबिलिटी में देखिए यहां पे दो हैं, एक तो जो लेस, सुनना ध्यान से, एक तो सेलर लेसी ने 3 लाख का लोन लिया है, 3 लाख का क्या ले लोन, और अब वो लीज पर लिए एसेट, तो उसके बदले में लीज पेमेंट की लीज लायबिलिटी भी आएगी। तो एक्चुअली यहां पर फाइनेंशियल लायबिलिटी लिखा है मॉड्यूल में, यहां पे दो है, लीज लायबिलिटी है और एक जो है लोन की लायबिलिटी है, दो है। और इसके भी बायोफिजिक्स बता देता हूं, ये 1494 कैसे है अभी मैं बताऊंगा, पर इसमें 3 लाख तो लोन है, इवन ये जो ऊपर 30 लाख है ये दो हिस्सों में बढ़ गया, 27 लाख रुपीस तो ये माना जा रहा है कि असेट के बदले में आए हैं, और 3 लाख रुपए का तुमने है लेसी सेलर, तुमको उसने लोन दिया है। सर लोन क्यों मान लिया सर? अरे भाई हम तो इंडेक्स तो बोलता है मैं तो फेयर वैल्यू पे चलूंगा। अरे ये भी तो हो सकता है कि आज बायर ने बोला भाई मैं देख आज तेरे को 3 लाख रुपए ज्यादा दे रहा हूं, लेकिन कल मैं तेरे से लीज रेंट ज्यादा ले लूंगा। ये इनके बीच की कोई साठ गांठ भी तो हो सकती है। तो इसलिए ये 30 लाख के दो हिस्से, 27 और 3, और अभी ये 1494 की जो लाइबिलिटी आ रही है इसके भी दो हिस्से होंगे। एक अमाउंट चूंकि हमें पता है और टोटल पता है, तो नेक्स्ट अमाउंट निश्चित रूप से 1194 ही आएगा, पर ये कैसे आएगा ये भी मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अमाउंट क्लियर हो गए। हाँ, अभी ये अमाउंट क्लियर नहीं हुआ कि सर ये राउ एसेट्स का अमाउंट कैसे आया, और ये गेन ये 669 कैसे आ गया? सर गेन तो गलत आ रहा है सर। मैंने कहा क्यों? अरे सर 15 लाख कैसे 30 में बेची ना, तो 15 का गेन आना चाहिए। मैंने कहा भाई 27 में बेची, 3 का तो लोन है। अरे सर ठीक है ना, 27 में बेची तो भी 15 की 27 में बेची तो 12 का गेन आना चाहिए। ये तो उल्टे सीधे अमाउंट आ रहे हैं। तो इसका भी लॉजिक क्या है, इंडेक्स 116 अभी आपको देने वाला है बस। तो अभी 2 मिनट में बात समझ में आ जाएगी, ध्यान दीजिएगा। यहां पर 11 ये देखिएगा, राउ एसेट्स का अमाउंट डेबिट कितने देगा वो निकालना है, गेन कैसे आएगा वो निकालना है, और ये जो 1194 का मैंने एक बैलेंसिंग फिगर लिखा है वो कैसे आया समझे। इंडेक्स 116 क्या कहता है? बहुत सिंपल बात है, बहुत बहुत सिंपल बात है। इंडेक्स 116 कह रहा है भैया 15 की एसेट थी, 30 में बेची, मैं तो मानूंगा 27 में बेची, 3 लाख का लोन है, बात खत्म हो गई। हाँ हो गया, सेल ट्रांजेक्शन हो गया। तो सर अब सेल पे 12 लाख का प्रॉफिट क्यों नहीं लिया वो भी बताते हैं। अब सर लीज पे मुझे बताइए, लीज जो है लेसी जो है वो कितना पेमेंट कर रहा है? सर 2 लाख रुपए देगा, 20 साल तक 40 लाख देगा।
तो ये तो फ्यूचर वैल्यू है ना भाई, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो। तो 12% से 1 से 20 साल तक हम करेंगे तो इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू आ रही है वो आ रही है 14,94,000। अच्छा सर ये ऐसे आया क्या? 2 लाख रुपए, 2 लाख 2 लाख 2 लाख 20 साल तक 12% पर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 1494, मतलब जो सेलर था लेसी बन गया, वो लेसी 1494 दे रहा है टोटल। तो सर टोटल मतलब टोटल सर मतलब अरे बिल्डिंग यूज करने की तो दे रहा है, नहीं बिल्डिंग यूज करने के नहीं दे रहा, यही तो बात है। ये माना जा रहा है कि भैया उसने तुमसे एक बात समझे, लेसी दे रहा है 2 लाख, उसकी प्रेजेंट वैल्यू 1494 है, तो लेसी क्यों दे रहा है, किस बात के दे रहा है? सर वो बिल्डिंग यूज कर रहा है इसलिए, नहीं बिल्डिंग यूज कर रहा है उसके तो देना ही है ना, देना ही है ना। उसके अलावा जो 3 लाख एक्स्ट्रा उसके बदले में भी तो देना है सर, उसके बदले में क्यों देना है? अच्छा एक बात बताओ, अगर हम उसको लोन नहीं मानते तो अगर सामने वाले ने आपको 30 लाख रुपए आपको देके वो असेट खरीदी है और बाद में वो आपको असेट यूज करने के लिए दे रहा है, तो उसी हिसाब से पैसे लेगा ना वो। तो कहने का मतलब ये है, बात को बहुत 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 सिंपल बात है, कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है भाई साहब कि जो लेसी दे रहा है हर साल 2 लाख रुपए, उस 20 साल तक उसकी प्रेजेंट वैल्यू 1494 है, तो लेसी 2 लाख दो बातों के दे रहा है। एक तो राइट ऑफ यूज असेट के तो दे ही रहा है वो बिल्डिंग उसके बाद वापस आई है, और दूसरा वो दे रहा है किस बात के पैसे दे रहा है आपको कि आपने भैया पैसे देने का मतलब समझिए, लेसी वो पैसे यूज करने के लिए दे रहा है और जो 3 लाख एक्स्ट्रा लोन लिया वो भी तो रिपे करेगा, तो वो टोटल, हाँ क्वेश्चन में अगर ऐसा लिखा होता कि भैया 2 लाख तो वो यूज करने के दे रहा है और ये जो 3 लाख की फाइनेंसिंग है अलग से रिपे करेगा तो बात अलग होती, लेकिन वो टोटल 2 लाख दे रहा है तो इसमें वो फाइनेंसिंग के बदले में भी दे रहा है। तो सर ये अलग अलग कैसे निकालेंगे? अगर अलग अलग निकालने की इच्छा है तो सिंपल है, टोटल पेमेंट है 1494, इसमें से 1194 जो है वो लीज असेट से रिलेटेड दे रहा है, और ये टोटल पेमेंट 1494 है, इसमें से 3 लाख रुपए फाइनेंसिंग है। तो जब आप इस रेशो में 2 लाख रुपए को बांटोगे तो वो अमाउंट आएगा, यहां पर देखिए ये आ रहा है 159,836 और 40,164, मतलब हर साल लेसी जो 2 लाख रुपए देगा उसमें से 159,836 तो वो राउ असेट्स को यूज करने के दे रहा है, और 40,164 जो फाइनेंसिंग उसने ली उसके दे रहा है। ठीक है, अब इस हिसाब से भी कुछ लोग बोलेंगे कि सर 40,164 अगर वो दे रहा है इंटू 20 साल तक, तो सर ये तो 8,03,280 हो रहा है, फाइनेंस तो उसने 3 लाख ही लिया था। हाँ तो भैया 3 लाख लिया था, 20 साल में वापस करोगे तो 3 लाख थोड़ी वापस करोगे, 3 लाख अगर इंडेक्स 109 से इसकी अकाउंटिंग करोगे तो 3 लाख रुपए तो 40,164 जो आ रहा है इंटू 20 से 803,280 आ रहा है, तो इसमें वो 3 लाख भी है और 20 साल का ब्याज भी है। यस, और ऐसे ही 159,836 जो है ये असेट यूज करने के लिए दिया जा रहा है इंटू 20, तो ये भी 31,90,000 20 साल पेमेंट हो रहा है। तो ये भी आपको पता है भैया कि ये तो 2 लाख, ये तो प्रेजेंट वैल्यू निकली है ना इसकी, ये 2 लाख का हिस्सा है। तो कहने का मतलब सर ये प्रपोर्शन करना जरूरी है? नहीं, अभी कोई जरूरी नहीं है, अभी तो सिंपल सी बात ये है कि लेसी जो दे रहा है वो हर साल 2 लाख रुपए दे रहा है, ध्यान से समझे, 2 लाख रुपए 20 साल तक देगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू 1494 है, 1494 प्रेजेंट वैल्यू है, आज की वैल्यू है। तो आज लोन कितना है? 3 लाख, तो इसका मतलब 1494 में से 3 लाख का तो लोन है और 1194 लीज पेमेंट है, मतलब टोटल जो लाइबिलिटी है वो लाइबिलिटी कितनी आ रही है? 1494। ये मैंने 2 हिस्से कर दिए, पर आपके मन में आएगा सर ये 2 हिस्से क्यों कर रहे हो? अभी बहुत सिंपल सी बात समझाएंगे, यहां पे समझेंगे। देखिए मुद्दा यह है कि राउ असेट डेबिट कितने से हो, ठीक है ना? ठीक है, एक बात और ध्यान रखें जिन्होंने इंडेक्स 116 पढ़ा है, राउ असेट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी अकाउंटिंग होती है, ठीक है ना? तो जरूरी नहीं है कि दोनों का अमाउंट सेम हो। राउ असेट्स लीज लाइबिलिटी तो जो लीज पेमेंट होता है उसकी प्रेजेंट वैल्यू होती है, उसके अलावा और भी इनिशियल कोई पेमेंट करना पड़ सकता है, तो राउ असेट्स की कॉस्ट अलग हो सकती है। तो यहां पर राउ असेट डेबिट कितने से होगी? मुद्दा सिर्फ इतना सा है, जरा ध्यान से समझना। सर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी तक मैंने आपको सॉल्यूशन बताया नहीं है, अब मैं बताने जा रहा हूं, अभी 2 मिनट में कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, 2 ही मिनट लगेंगे बस, ठीक है ना? अगर हो रहा है तो
ठीक है, देखिए बहुत समझिए बात को ध्यान से कि आपके पास से बिल्डिंग गई 100% चली गई, हाँ सर चली गई, और वही बिल्डिंग आपके पास एज ए असेट आई, एज यूज करने के लिए लीज पर, ठीक है। तो वो बिल्डिंग वैसे तो फिजिकली तो पूरी यूज कर रहे हो आप, लेकिन प्रैक्टिकली सोचो क्या पूरी यूज कर रहे हो सर? मतलब अरे भाई मान लो उस बिल्डिंग की बची हुई लाइफ 50 साल है, तो आपने तो 20 साल के लिए लीज पे ली ना, तो आप तो 40% टाइम यूज कर रहे हो ना, तो जो आप पैसा दे रहे हो वो तो 40% के लिए दे रहे हो। आपकी राउ असेट्स 100% थोड़ी है, आपकी जाने वाली बिल्डिंग 100% है, फिजिकली आने वाली बिल्डिंग भी 100% है, लेकिन आपके पास अधिकार केवल 40% का आया है। सर इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब यह है भैया कि आपकी बुक से जो असेट गई है उसकी फेयर वैल्यू 27 लाख है। हाँ सर, 27 लाख के बदले में आपको कितना मिल रहा है? 1194। जो असेट गई है वो 27 लाख रुपए की है, जो असेट गई है और वही आपने वापस ली है। तो आपने क्या, आपने 27 लाख रुपए लेके वो असेट बेच दी। वैसे वैसे 30 लाख है, 3 लाख को तो फाइनेंस मान लिया एक्स्ट्रा, उसको तो फाइनेंसिंग लोन है वो तो हटा दो। अब 27 लाख रुपए देकर आपने लेकर आपने वो असेट बेची है, राइट? 27 लाख रुपए लिए ना, तो अब आप वापस से जब वही एसेट ले रहे हो तो जो लीज रेंट दोगे वो क्या 27 लाख आ रही है उसकी प्रेजेंट वैल्यू? नहीं, उसकी तो 1194 आ रही है ना। तो कहने का मतलब यह है कि प्रैक्टिकली 100% एसेट आपके पास बिकी है, लेकिन जो आरओयू आया है अधिकार वो 1194 डिवाइडेड बाय अगर 27 लाख करूं मैं तो ये 44.22% है। इसको एएस में बोला है पोर्शन ऑफ असेट रिटेन्ड। गई कितनी? 100%, वापस आरओयू के नाम से आई कितनी? 44.22%। यस, तो आपकी बुक्स में ये जो असेट थी कितने की थी? 15 लाख की, तो गई 15 लाख पे, तो 15 लाख का 44.22% अगर आप निकालेंगे तो 15 लाख इंटू 44.22%, तो ये आएगा 663 अप्रॉक्स। तो ये राउ असेट्स उतने पे डेबिट होगी, ठीक है। बिल्डिंग कितने की गई थी? पूरी 15 लाख क्रेडिट, पर उस 15 लाख में से क्या पूरी 15 लाख की वापस आ गई? नहीं, आपने उस बिल्डिंग को बेच के लिए कि फेयर वैल्यू क्या थी? 27 लाख। तो क्या आप लीज रेंट के रूप में वापस 27 लाख दे रहे हो? नहीं दे रहे हो ना। कहने का मतलब यह है दोनों बातें हैं। आप जितना रेंट दे रहे हो भाई, 100 रुपए की असेट, सुनना ध्यान से, अगर मैं 100% असेट का रेंट मान लीजिए 200 रुपए दे रहा हूं, तो 40% असेट अगर मैं यूज करूंगा, 40% टाइम यूज करूंगा, तो उसका रेंट पूरा थोड़ी दूंगा 200 रुपए, 40% दूंगा। कहने का मतलब यह है कि 27 लाख रुपए उस असेट की फेयर वैल्यू है, आप उसको लीज पे वापस लेते हो तो उसके लीज रेंट की प्रेजेंट वैल्यू 1194 आ रही है। तो 1194 अगर उसकी वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब दो बातें हो सकती है, इतना 44.22% ही अधिकार आपके पास आया, तो जितना परसेंट अधिकार आया उतना ही लीज रेंट आप दे रहे हो, या उसका अपोजिट भी सही है कि जितना लीज रेंट दे रहे हो उतना ही आपके पास अधिकार आया। सिंपल सी बात है। तो कहने का मतलब यह है कि आरओयू असेट्स 100% पे नहीं आएगी, वो 15 लाख की गई थी और 44.22% के हिसाब से वो 663,333 की आ गई, ठीक है। तो सर बैंक डेबिट कितने से हुआ? 30 लाख से। असेट क्रेडिट बिल्डिंग कितने से? 15 लाख से। लाइबिलिटी में 1494 में 3 लाख का तो लोन है, 1194 की लीज लाइबिलिटी आ गई, ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पर सर ये प्रॉफिट नहीं समझ आ रहा। ये प्रॉफिट तो 12 लाख आना चाहिए ना। 27 लाख की एसेट अगर आप मान रहे हो, 15 की एसेट 27 में गई तो 12, तो क्यों नहीं आएगा? लॉजिक, इसका भी लॉजिक समझें कि अभी मैंने क्या कहा आपसे कि अगर आप बिल्डिंग प्रॉफिट कब आता है? बेचने पे। हाँ सर, तो 15 की एसेट 27 में बेची तो 12 का प्रॉफिट है। अरे भाई पूरी बिल्डिंग बेच देते तो प्रॉफिट 12 का आता। सर पूरी तो बेची है। नहीं, आपने बेची, अगर केवल सेल होता तो ये लीज बैक भी तो है, तो 100% बिल्डिंग आपके पास से गई और उसमें से 44.22% वापस भी तो आ गई, आरओयू एसेट के नाम से आई ना। तो इसका मतलब 50.5.78% ही तो अधिकार बायर के पास बचा है। जब 20 साल बाद पैसे वापस करोगे तो बायर पूरी यूज थोड़ी कर पाएगा। तो सर मतलब, तो भैया आज तक आपने सेल पूरी कर देते थे 100%, तो 100% प्रॉफिट रिकॉर्ड करते थे। आज
आपने 100% बिल्डिंग सेल की है, उसमें से 44.22% अधिकार आपके पास वापस आ गया है, तो बायर लेसर को तो 55.78% ही मिला ना। आप 12 लाख रुपए का जो प्रॉफिट आप बता रहे हो उसका 55.78% निकाल लीजिए, ये वही 669,333 के आसपास लगभग आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब मैं वापस से यहां बता दूं आपको कि भैया दो बातें हैं, ध्यान सुनना। इस प्रॉफिट को या तो बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, और ये 12 लाख का प्रॉफिट जो था ना, ये पूरा 12 लाख का क्यों नहीं रिकॉग्नाइज होगा? क्योंकि पूरी एसेट चली जाती और केवल चली जाती, फिर आती नहीं वापस, तो वो प्रॉफिट 12 लाख आता, लेकिन 100% गई और 44.22% राउ एसेट के नाम से आ गई। 15 लाख की गई, इसका 44.22% वापस आ गई, तो फिर बचा हुआ प्रॉफिट तो जो ट्रांसफर हुआ है अधिकार उसी पे आएगा ना, तो 55.78% के आसपास आ रहा है, ये निकाल लो। तो या तो बैलेंसिंग फिगर निकाल लो या इससे निकाल लो, वही आएगा। ले दे के तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि अगर लीज सेल एंड लीज बैक का ट्रांजेक्शन हुआ है और वो फाइनेंसिंग नहीं है, तो फिर वो सेल की अकाउंटिंग भी होगी और लीज बैक की अकाउंटिंग भी होगी। सेल की अकाउंटिंग सेल की तरह से होगी, लीज बैक की अकाउंटिंग लेसी है तो लेसी की बुक्स में हो जाएगी, आरओयू एसेट टू लीज लायबिलिटी। अब प्रॉफिट कितने में रिकॉग्नाइज करेंगे? जितना अंडरलाइंग एसेट को जितना प्रतिशत आपने ट्रांसफर किया है, क्योंकि ट्रांसफर कितना किया है, गया 100 और 44.22 आ गया, उसी पे प्रॉफिट रिकॉग्नाइज होगा। तो दो बातें याद रखना, प्रॉफिट किस पे रिकॉग्नाइज होगा? केवल उसी पोर्शन पे जो बायर लेसर को ट्रांसफर हुआ है, और आरओयू एसेट कितने में डेबिट होगी? उसी पोर्शन पे जो उसने आपने वापस रिटेन कर ली है। बिल्कुल ठीक है। और सर फिर ये अब इसका आगे क्या होगा सर लेसी की बुक में? अरे आगे भैया, आगे 1194 लीज लाइबिलिटी है, इसकी पूरी वो टेबल बनेगी 20 साल तक। हर साल 159,840 समथिंग जो आया था, हर साल टोटल जाएगा, इसमें कुछ ब्याज होगा और कुछ 1194 के अगेंस्ट होगा। वो टेबल नहीं बनानी है, हमें 20 साल की अकाउंटिंग नहीं करनी है, रिकॉग्नाइज पूछा है केवल, ठीक है। और सर फिर वो जो 40,000 जो आया था, टोटल 2 लाख था ना, उसमें ये था 40,164, ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी है। हर साल 40,000, देखिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी इंडेक्स 109 है, ये 3 लाख का लोन है, 3 लाख का लोन लाइबिलिटी है। पहले साल 12% से कितना लोन हो गया? 336, ये अकाउंट ऐसे बन जाएगा। पूछा नहीं है, 336, इसमें से 40,164 चला जाएगा टू बैंक, फाइनेंशियल लाइबिलिटी टू बैंक। फाइनेंशियल लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस 3 लाख, इतना इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा लेसी के लिए, इंटरेस्ट डेबिट। हाँ, इंटरेस्ट टू बैंक मत करो, इंटरेस्ट टू फाइनेंशियल लाइबिलिटी करो, फिर फाइनेंशियल लाइबिलिटी टू बैंक करो। तो इंटरेस्ट, अब इंटरेस्ट मिला के 336 हो गया, ये 40,164 चला गया हर साल, ये उस 3 लाख के बदले में से जा रहा है, बताया था ना अभी। तो आपने 3 लाख के बदले में जो किस्त जाएगी उसमें ब्याज शामिल होगा ना, तो इस 40,164 में 36,000 का ब्याज भी आ गया। अब नया बैलेंस आएगा, जो भी आएगा, फिर उस पर 12% इंटरेस्ट जुड़ेगा, फिर टू बैंक कितना होगा? 40,164। ऐसे 20 साल तक अकाउंट बनाओगे तो फाइनेंशियल लायबिलिटी का अकाउंट बंद हो जाएगा। और ऐसे ही अब लेसोर की बुक्स की अगर हम बात करेंगे, ऐसे ही अगर लेसोर की बुक्स की अगर हम बात करते हैं, तो लेसोर के लिए तो बहुत ही सिंपल है भाई साहब। लेसोर ने बिल्डिंग खरीदी है, एंट्री क्या पास होगी? बिल्डिंग नाम की असेट बढ़ गई डेबिट 27 लाख से, बिल्डिंग नाम की असेट बढ़ गई डेबिट 27 लाख से ना सर, 30 लाख से क्यों नहीं? 3 लाख तो लोन दिया है उसने, लोन नाम की एसेट बढ़ गई डेबिट, ये लोन माना जाएगा एज पर इंड AS 116, इट इज अ लोन ट्रांजेक्शन। तो 3 लाख जो है वो लोन ट्रांजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक 30 लाख, खत्म। बिल्डिंग नाम की एसेट बढ़ गई डेबिट, यस 27 लाख पे डेप्रिसिएशन आएगा, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होगी। 3 लाख का लोन है सर, फिर इसकी बुक में ये 3 लाख की अकाउंटिंग, ये इंड AS 109 से होगी, फाइनेंशियल एसेट है ये। 3 लाख का लोन लेना बाकी है, 12% 336 लेना बाकी है, उसमें से 4164 आएगा, फिर जो बचेगा, ऐसे 20 साल तक लोन का अकाउंट चलेगा। तो सर इसमें लीज की अकाउंटिंग नहीं होगी? होगी ना, अब ये लीज बैक कर रहा है, तो इस सवाल में ऑपरेटिंग लीज बैक है। ऑपरेटिंग लीज बैक है तो अब इसको क्या मिलेगा? हर साल लीज रेंट मिलेगा। तो बैंक टू लीज रेंट, बैंक टू लीज रेंट 2 लाख नहीं, 159,840, 2 लाख के 2 हिस्से थे, 2 लाख रुपए लेसोर को टोटल मिलेंगे, एक कुछ लोन के बदले में मिलेंगे और कुछ लीज यूज करने के बदले में मिलेंगे, जो यूज कर रहा है लेसी। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज रेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज रेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज रेंट, 20 साल तक होगा ये लीज रेंट टू PNL, और ये 40,160 लोन के नाम के एसेट के अगेंस्ट में मिलते रहेंगे विद इंटरेस्ट 20 साल तक, ठीक है। और सर ये फाइनेंस लीज बैक होता, तो अगर फाइनेंस लीज बैक होता तो ये वाली एंट्री तो ऐसे ही होती, और फिर हमें निकालना पड़ता ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन द लीज, नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और फिर लेसर की बुक्स में ये जो बिल्डिंग अभी डेबिट हुई है ये क्रेडिट भी हो जाती, फाइनेंस लीज है ना,
तो चली जाती बिल्डिंग क्रेडिट और लीज रिसीवेबल डेबिट हो जाता नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज से, इंडेक्स 116 के हिसाब से। ठीक है, तो अब फाइनली समराइज कर देते हैं क्या हुआ है। सेल एंड लीज बैक प्योरली फाइनेंसिंग के कारण है, तो फिर इंडेक्स लग जाएगा। और अगर फाइनेंसिंग नहीं है तो फिर सेलर क्या करेगा, पहले सेल की रिकॉर्डिंग करेगा, बायर क्या करेगा, बाय की रिकॉर्डिंग करेगा। फिर लीज बैक के लिए लेसी लेसी की अकाउंटिंग कर लेगा, लेसोर जो है वो बायर लेसोर, वो लेसोर की तरह अकाउंटिंग कर लेगा। पर वो लेसोर की तरह करेगा, उसके दो हिस्से, ऑपरेटिंग भी हो सकता है और फाइनेंस भी हो सकता है। और जो लेसी की बुक्स में असेट जाएगी वो क्रेडिट बुक वैल्यू पे होगी, जो असेट आएगी राउ असेट्स वो उस पोर्शन पे होगी जितना वापस प्रोपोर्शनेट आया है। ठीक है, और गेन भी रिकॉर्ड किस पे होगा, गेन या लॉस भी जो रिकॉर्ड होगा लेसी की बुक्स में सेल ट्रांजैक्शन पर, वो भी उतने प्रोपोर्शन से होगा जितना प्रोपोर्शन बायर लेसर को मिला है, ट्रांसफर हुआ है। क्योंकि यहां हुआ केवल सेल नहीं है, सेल के साथ लीज बैक भी हुआ है, पूरी बिल्डिंग गई और वापस कुछ प्रतिशत राइट उसके पास आ गया, दैट्स इट। ठीक है, तो चलिए मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपके दिमाग में फिट हो गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, फाइनल के सारे स्टूडेंट को लेकर मैं बोल रहा हूं यहां पर जो है कि आपको किसी भी इंडेक्स में कोई भी डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, आप लोग मुझसे डायरेक्ट मैसेज करिए मुझे और मुझे बताइए। मैं आपके हर डाउट पर हम लोग वीडियो बनाएंगे यहाँ पर, और वीडियो के मैसेज के थ्रू या वीडियो के थ्रू जैसा भी रिक्वायरमेंट होगी सारे सॉल्यूशंस आपके होंगे हमारे चैनल ज़ेंडुका लर्निंग्स पर। चलिए चलें फिर, टाटा कर लें, बाय बाय।